तो आज की क्लास जो समर्पित है वह है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जैसा कि आपको पहले पता होगा कि सबसे पहले बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे। बंगाल के गवर्नर के बाद बंगाल के गवर्नर के बाद हमने क्या देखा? गवर्नर गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल। फिर उसके बाद हम देखते हैं भारत के गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल। और जब ब्रिटिश हुकूमत सीधे तौर पर यहाँ शासन करना शुरू कर देती है तब जाकर के वायसराय बनते हैं। ठीक है, तो इस पूरी श्रृंखला को हम लोग इस क्लास में पूरा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर को रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेकर 60 तक और फिर से 1765 जब इलाहाबाद की संधि होती है तब यह पुनः बंगाल के गवर्नर के तौर पर आते हैं। इसने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाबों के हाथ में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि 1765 के द्वारा, ठीक है, 1765 के द्वारा क्या किया? इन्होंने कंपनी के संरक्षण में ले लिया। ठीक है, इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय, इनको नियुक्त किया। अन्य गवर्नर को देखें तो 1767 से 69 के बीच बरेलास्ट बने, कार्टियर 1769 से लेकर 72 तक, और इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स 72 से लेकर 74 तक बंगाल के गवर्नर रहे। तो हमने कहा अभी तक बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे। अब जाकर के रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ 1773 में। उसके अनुसार क्या था कि बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 तक के बीच ये रहे हैं। तो सबसे भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो वारेन हेस्टिंग्स बने। यह कब से कब तक? 1774 से लेकर 1785 ईस्वी तक। वारेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी में क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्य कुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वारेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल था वो 1774 से लेकर 1785 था। इसने राजकीय कोषागार को, जो मुर्शिदाबाद था, मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लेके आया राजकीय कोषागार को। 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। जो फौजदारी अदालतें होती थी वह सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उस काउंसिल का 2 सदस्य राय रायन और मुख्य
कानूनगों की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नाइब निज़ाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। 1772 में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों जो मोहम्मद रज़ा खान और राजा सिताब राय को पद से हटा दिया। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की जिसे इजारेदारी प्रथा कहा जाता है। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था। इसकी मुख्य 2 विशेषता थी। इसने पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था की। इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वालों को लगान वसूली का अधिकार दिया जाता था। तो ये थी इजारेदारी प्रथा, यह भू राजस्व की प्रथा थी। आगे है कि हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफ़र की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रज़ा खान को नवाब का संरक्षक नियुक्त कर दिया। 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से हुआ। 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉज नाम से हुआ। विलियम विल्किंसन ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना की। हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना की। इसी के समय 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना तथा सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी। इसे फिर से देखें। सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी बनी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला जो 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन है उसको बंद करवाया और इसी के समय 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवाई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर के 82, याद रखें, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 वारेन हेस्टिंग्स के समय ही लड़े गए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1785 से लेकर 82 तक और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच वारेन हेस्टिंग्स के समय ही लड़े गए थे।
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलबाई की संधि 1782 एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के द्वारा संपन्न हुई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेस्टिंग्स के समय ही पारित हुआ। इसी के काल में 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना 1772 में हुई थी। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राज बल्लभ था। ठीक है, राय रायन की जो नियुक्ति हुई इसमें सबसे पहला भारतीय जिसने यह पद प्राप्त किया यह दुर्लभ राय का पुत्र राज बल्लभ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया। 1785 में इस पर महाभियोग लगा और 95 में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। 1786 में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया और एक नवीन अधिकारी मुख्य सारिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनगोओं के कागज़ की देखभाल करना था। मुख्य सारिस्तादार, इसका काम क्या था? सभी कानूनगोओं के कागज़ की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई थी। और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस पॉलिसी वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। इनके बाद सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 86 के बीच रहे। सर जॉन मैकफर्सन, इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। और लॉर्ड कार्नवालिस 1786 से लेकर 1793 और 1805 दोबारा कार्यकाल इनका 1805 था। तो इसके समय जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में दे दिए गए। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालत को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। इसने क्या है भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जो जिला फौजदारी अदालतें हैं उसको समाप्त किया था और 4 भ्रमण करने वाली अदालतें बनाई, जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। कार्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कार्नवालिस कोड का निर्माण करवाया। कार्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कार्नवालिस कोड का निर्माण किया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। 1793 में एक विनियम के द्वारा 1793 में एक विनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। 1793 में पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। याद रखें कि भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को तथा 10% अपने पास रखना होता था जमींदारों को।
ठीक है, जो भू राजस्व वसूली जाएगी उसमें 90% यानी कि 10/11 भाग लगभग वह कंपनी को मिलता था और लगभग 10% के आसपास अपने पास रखना था। अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन सोर ने बनाई थी। अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन सोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। इसमें नियत तिथि पर राजस्व का भुगतान नहीं करने पर जमींदार को उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। भू राजस्व वसूलने के अन्य दो व्यवस्थाएं रैयतवारी और महालवारी थी। ठीक है, तो सभी व्यवस्थाओं को यहाँ दिया गया है, पढ़ते हैं। तो रैयतवारी व्यवस्था क्या थी? तो रैयतवारी व्यवस्था किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवारी कहा गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई। 1792 ईस्वी में रैयतवारी व्यवस्था बाड़ामहल के जिले में पहली बार कर्नल रीड के द्वारा लागू की गई। ठीक है, 1792 में। 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू की गई और सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था बम्बई में लागू कर दी गई तथा 1858 तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषता निम्नलिखित थी। सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिए नहीं थे। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। लगान अदायगी के प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई। राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना था, जो धन के रूप में देना होता था। राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना है और धन के रूप में इसे देना होता था। तो ये थी रैयतवारी व्यवस्था। महालवारी की बात करें तो महल शब्द से तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों के जो मुखिया या लंबरदार को राजस्व वसूली का आधार बनाया। 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग तथा तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में यह लागू की गई थी। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। इस व्यवस्था का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी हुए। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। 1833 में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था। बाद में इसे घटाकर उत्पादन का 1/2 भाग यानी कि 50% कर दिया गया। ठीक है, कितना था? पहले प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था, जो बाद में इसे घटा करके 1/2 भाग यानी 50% कर दिया गया। अब हम लोग देखते हैं भू राजस्व संग्रह करने की विधि। इसमें 3 विधियाँ थी। एक तो अस्थाई बंदोबस्त, जो जमींदारी भी कहलाती है, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी और महालवारी। क्षेत्रफल की बात करें तो 19% भाग में, भारतीय भूभाग में यह जमींदारी प्रथा को लागू किया गया था। रैयतवारी को 51% भूभाग में लागू किया गया था और महालवारी को 30% भाग में लागू किया गया था। इसमें पक्ष कौन थे जमींदारी में? तो जमींदार हुआ करते थे। रैयतवारी में किसान हुआ करते थे
और महालवारी में मुखिया या लंबरदार, जिसे महाल कहा था, वो हुआ करते थे। योजनाकार कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन सोर जो है वो जमींदारी के रचनाकार थे। रैयतवारी के कर्नल रीड, टॉमस मुनरो, ये रैयतवारी के जनक थे। और महालवारी के हॉल्ट मैकेंजी, ये योजनाकार थे। तो कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। और सर जॉन सोर 1793 से 1798 तक इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसी के कार्यकाल के दौरान 1795 ईस्वी में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित किया गया। तो सर जॉन सोर के बारे में फिर से पढ़ते हैं। इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसी के कार्यकाल में 1795 ईस्वी में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित किया गया। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर 1805 इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पहले पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे सबसे पहले हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध 1801, पेशवा दिसंबर 1802, बरार व भोंसले दिसंबर 1803, सिंधिया 1804 एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर, ये सभी सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य हुआ करते थे। आपको बता दें, नोट्स में दिया है कि इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया और मारने के बाद ही यह 1799 मैसूर को सहायक संधि करनी पड़ी। इसके शासनकाल के दौरान 1804 में, ये किसके शासनकाल की बात हो रही है? ये लॉर्ड वेलेस्ली की बात हो रही है। इसके शासनकाल में 1804 में नियम 3 के अंतर्गत शिशुवध को बाकी हत्या की तरह मानते हुए दंड का प्रावधान किया गया। ठीक है, उसमें क्या है कि जॉन सोर में क्या था? देखिए, जॉन सोर में इसे अपराध घोषित किया गया और वेलेस्ली के समय में क्या हुआ कि वहाँ नियम 21 है और यहाँ पर नियम 3 है, तो इसके तहत बाकी हत्याओं की तरह अपराध तो माना गया उसमें, और इसमें दंड का विधान किया गया। ठीक है, इसी ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। ठीक है, 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्षों का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। आगे है सर जॉन बार्लो 1805 से 1807 में, और बार्लो के समय ही 1806 में बेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना है। बेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेकर 1813, तो इसके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। इसकी मध्यस्थता चार्ल्स मेटकॉफ ने की, तो ये अमृतसर की संधि हुई थी। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पारित हुआ था। ये हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम। अब है लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से लेकर
1823 के बीच। देखिए वो शुरू में थे वारेन हेस्टिंग्स, ये है लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में हुई थी। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा और मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेज़ों और गोरखों के बीच संगौली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हो गया। ये 1816 की बात है और ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख जो नेता थे वासिल मोहम्मद, चित्तू एवं करीम खान, ये पिंडारी थे और इनका दमन कर दिया गया। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसी के समय 1822 में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। 1822 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय टेनेंसी एक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 ईस्वी। इसी के समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में लड़ा गया। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि हुई। अंग्रेजों और बर्मा के बीच यांडबू की संधि हुई। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय हुआ। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह 1824 में हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 1835 इनका कार्यकाल था और 1803 में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। ठीक है, बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित किया। अब है कि अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठग देवी काली की पूजा करते थे। ठग लोग देवी काली की पूजा करते थे। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन विधि आयोग ने कानूनों के कोडीकरण का प्रयास किया। भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यवृत्त 1835 ईस्वी को भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ माना जा सकता है। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1835 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पद पर नियुक्त किया। इसके समय भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का पद था, जिसमें इनको 700 रुपये प्रति माह की तनख्वाह मिलती थी। इसके समय कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध कर लगा दिया। विलियम बेंटिक ने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में। 1835 से 36 के बीच इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटा दिया। इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। किसे कहता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है।
लॉर्ड ऑकलैंड। 10 बजा देंगे आप। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 1836 से 42 लॉर्ड ऑकलैंड जो है इनकी कार्यकाल रहा। इनके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना इनका प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 में संपन्न हुआ। 1839 में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई 1839 में। इसी के समय भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। अब है लॉर्ड एलनबरो 1842 से लेकर 1844 तक। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन था कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ। 1843 में एक्ट 5 के द्वारा इससे स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित कर दिया गया। रविवार की छुट्टी 1843 ईस्वी में ही हुई। रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई? 1843 में। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से लेकर 1848 इनका कार्यकाल था। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच। इसमें अंग्रेज विजयी हुए। अब है लॉर्ड डलहौजी के विषय में।